हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को कवर किया था, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट कम टू द पॉइंट। ये जो मेसोपोटामियन है, ये वर्ड सबसे पहले हम इसमें इसे समझ लेते हैं। तो ये जो टर्म है मेसोपोटामिया, ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव होके आया है। तो पहला वर्ड है मेसो, जिसका मतलब होता है मिडल, और पोटामस, पोटामस का मतलब होता है रिवर। तो ये जो मेसोपोटामियन था, तो ये जो इसका एरिया है, ये यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के बीच वाला जो एरिया है, हम इसको कहते हैं मेसोपोटामिया का रीजन। तो ये मॉडर्न डे इराक में इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आता है, और कुछ पार्ट सीरिया, टर्की और ईरान में भी चला जाता है। तो इराक में ये इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आप देख सकते हैं। और ये जो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वाला जो एरिया है, इसी एरिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसके बीच वाला ही एरिया, देख सकते हैं इसके साइड वाला भी एरिया है। तो जो मेसोपोटामियन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन नहीं थी। इस सिविलाइजेशन में अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग एम्पायर आके रूल करते हैं। जैसे कि सुमेरियन एम्पायर सबसे पहले इस मेसोपोटामियन रीजन में आया, फिर उसके बाद अक्कड़, असीरिया और बेबीलोनियन, ये सारे आए यहाँ पे रूल करने के लिए। तो इसमें पूरा दिया हुआ है कि यहाँ कौन कौन से एरिया में किन्होंने रूल किया। तो इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो एरिया है, इसे ये जो मिडल ईस्ट वाला है, इसमें से फर्टाइल एरिया माना जाता है। इसी वजह से हम इसे फर्टाइल क्रीजन ऑफ मिडल ईस्ट भी कहते हैं। तो क्रीजेंट एक शेप होता है, जैसे कि आपने मून का एक फेज देखा होगा जिसको हम क्रीजेंट बोलते हैं, उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका भी शेप आपको थोड़ा मून से रिलेटेबल लग रहा होगा, क्योंकि ये देखिए इसका भी शेप लगभग क्रीजेंट जैसा है। तो इसी वजह से हम इसे फर्टाइल क्रीजेंट कहते हैं। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे कोई माउंटेन या कोई नेचुरल फीचर नहीं है जो कि इस एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी वजह से यहाँ पे मल्टीपल इन्वेजन्स हुए, मल्टीपल एम्पायर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अलग अलग एरियाज मिल जाएंगे, अलग अलग आपको रूलर्स मिल जाएंगे जो कि अपने एरिया में रूल किया करते थे। तो जैसे ये पूरा एक ओपन वैली है जहाँ पे फर्टाइल बहुत जमीन है, और यहाँ पे कोई नेचुरल फीचर नहीं है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्टाइल क्रीजेंट है, तो ये 2 रिवर्स के बीच वाला जो एरिया है, इसी को बोलते हैं। तो ये जो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर है, ये पूरा एरिया कवर करती हैं। और ये टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर की वजह से यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, इसी वजह से हम इसे फर्टाइल कहते हैं यहाँ पे। तो इस एरिया में कोई भी नेचुरल फीचर नहीं था कि जो इसे प्रोटेक्ट कर सके, इसी वजह से हमें यहाँ पे कई सारे रूलर्स एंड एम्पायर्स मिलेंगे। तो ये सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है जो कि ये पूरा साउथ वेस्ट एशिया कवर किया करता था, मतलब इनका ट्रेड चला करता था। तो मेसोपोटामियन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी ट्रेड बहुत बढ़िया चलता था, क्योंकि यहाँ से जो हमें स्क्रिप्ट मिली है, क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट, जो कि एक इंग्लिश ने डिसाइफर की थी। तो ये इसमें हमें कई सारे ऐसे नोटेबल्स मिलते हैं जिसमें वहाँ के किंग ने लिखा है कि हमारा मेलुहास के साथ बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये अपने आप को मेलुहा कहा करते थे। तो इन्होंने यही लिखा है कि ये जो मेलुहा पीपल थे, इनका हमारे साथ बहुत बढ़िया ट्रेड होता था, और इनकी जितनी भी शिप है हमारे हार्बर्स पर पार्क होती हैं। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मेसोपोटामिया, इनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत बढ़िया था। तो ये अराउंड 5000 BC में ये लोग सेटल होना स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे सुमेर पीपल आए थे, जिन्हें हम सुमेरियंस कहते हैं। तो ये पहले ये जो आसपास का एरिया है, पहले डेजर्ट था। तो ये डेजर्ट वाले एरिया से लोग माइग्रेट होके इस एरिया में आए जहाँ पे एक प्रॉपर फर्टिलिटी है, जहाँ पे हम सेटल हो सकते हैं। तो ये जैसे सबसे पहले सुमेर्स आए, फिर उसके बाद बेबीलोनियन, अकेडियन एंड असीरियंस आए। ये जो सुमेरियंस का अगर हम टाइम पीरियड देखें, तो ये आए थे अराउंड 3200 BCE।
और ये जो सुमेरियंस थे ये अरेबियन डेजर्ट से माइग्रेट होके यहाँ पे इराक वाले रीजन में आए थे। तो अरेबिया में कई सारे डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पे वो ओरिजिनली रहा करते थे, पर वहाँ पे ज़्यादा उन्हें फूड नहीं मिल पाता था, फूड की अवेलेबिलिटी कम थी, वाटर भी वहाँ पे नहीं था और ओएसिस के सहारे उनका लाइफ चलती थी। तो इसी वजह से वो अरेबियन डेजर्ट से माइग्रेट होके इस फर्टाइल एरिया में आ गए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये जो इंफॉर्मेशन मिली है वो किससे मिली है। तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, हमें यहाँ से कई सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं और लिटरेरी सोर्स भी मिले हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, हमें कई सारी वहां से साइट्स मिली है, सिटीज मिली, जैसे अर है, किश है। और लिटरेरी सोर्सेज में देखा जाए तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हमें मिली है, जो कि एक क्ले टैबलेट पे लिखी जाती थी। और इसी का एक एग्जाम्पल है एपिक ऑफ गिलगामेश, और इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट एपिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये सारे इनमें जो इनके हॉली बुक्स हैं, जैसे एक बाइबल है, कुरान है, तो इनमें कई सारी स्टोरीज दी हुई है जिससे हम लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को बता सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इसमें की जो स्टोरीज है, तो जब एपिक ऑफ गिलगामेश जब ये डिसिफर हुआ, तो इसमें से हमने देखा कि ये जो अब्राहमिक रिलीजन की जो ये होली बुक्स हैं और एपिक ऑफ गिलगामेश है, तो इनमें कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। इनमें की स्टोरी जो है ये एपिक ऑफ गिलगामेश से डिराइव होके आई है। चीफ फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे। तो अगर हम रेफरेंस ले, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में सिटाडेल था, लोअर टाउन था, और उनके ज्वेलरीज, उनका ऑक्यूपेशन, ये सारे उनके मेन चीफ फीचर्स थे। तो हम ऐसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के चीफ फीचर्स देखने वाले हैं। सिटीज, तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इसमें से हमें कई सारी मेन सिटीज मिली है, जैसे उर है, किश है, उरुक, इर्डू, निपुर और लागेश। तो ये कुछ मेन सिटीज है जहां से हमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिली है। और ये जो अर्थ था, ये सबसे बड़ा सिटी था जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक था सैक्रेड पार्ट, एक था वॉल्ड एरिया और एक था आउटर टाउन। ये जो सैक्रेड एरिया था, यहाँ पे जो टेम्पल्स होते थे वो बनाए जाते थे। तो एक ये फन फैक्ट है कि जैसे जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो सिटीज हुआ करती थी, उनका एक अपना गॉड हुआ करता था जिसको वो वर्शिप किया करते थे, और सैक्रेड टाउन में उनका स्पेसिफिक टेम्पल हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था। तो ये जैसे सेक्रेड एरिया में वहाँ के गॉड का वहाँ पे टेम्पल होगा। और जैसे वर्ल्ड सिटी, तो वर्ल्ड सिटी में जैसे ऑफिशियल बिल्डिंग जो होती थी वो होता था। तो और ये जो सैक्रेड सिटी है, इसको भी वॉल किया जाता था कि ये अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि उस समय रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो इसी वजह से इसे सैक्रेड एरिया को पूरा वॉल किया गया था। और आउटर टाउन मतलब वो जहाँ पे कॉमन मैन रहा करता था, जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, जहाँ पे मार्केट लगते थे, जहाँ पे सेटलमेंट था, उस एरिया को हम लोग आउटर टाउन कहते हैं। तो जो टेम्पल एरिया होता था, तो हम उसे जिगुरेट्स कहते थे। तो ऑफिसेज जो होते थे वो भी सैक्रेड एरिया में होते थे, जैसे कि वहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो सैक्रेड एरिया में होगा। और जैसे उनके जो मेन ऑफिसेज लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स का ऑफिस है, वो भी सैक्रेड एरिया में होगा, क्योंकि सैक्रेड एरिया प्रोटेक्टेड है। तो मतलब अगर ये सैक्रेड एरिया में अपने ऑफिसेज बनाएंगे तो वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि सैक्रेड एरिया तो माउंटेड है। तो इसी वजह से वहां पे ऑफिसेज बनाए जाते थे। और जैसे अगर हम मेन देखें तो ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक सिटी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो इसमें एक होता था सेक्रेड एरिया, तो ये वो सेक्रेड एरिया जो कि अलग से वॉल्ड होता था, और ये पूरा हो गया आउटर टाउन। तो ये जो इनका शहर होता था पूरा वॉल्ड रहता था, जैसे कि ये जो मेन सिटी है ये पूरा अलग से वॉल्ड है, सेक्रेड एरिया अलग से वॉल्ड है। तो इसी वजह से हम इन्हें माउंटेड सिटीज भी कहते हैं।
ये जो आउटर टाउन होता था, तो इनमें जो लोगों के घर होते थे उनके भी फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के घर जैसे होते थे। जैसे कि इनका जो घर होता था, इनका घर जो होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों जैसा होता था। बीच में उनका एक कोर्टयार्ड होता था, तो हिंदी में हम उसे आंगन कहते हैं। तो बीच में आंगन होता था और चारों तरफ उनके रूम्स हुआ करते थे। और जो है जो सबसे बड़ी सिटी है, तो उनका जो जिगुरेट है वो मून गॉड के ऊपर बना हुआ है। यानी ये जो जिगुरेट ये जो उर है, वहाँ के पेट्रन गॉड कौन है? वो है मून गॉड, जिन्हें हम नाना भी कहते हैं। तो ये देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये गॉड को सिलेंड्रिकल सील्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब कि उन वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वैसे ही वो लोग सील्स ऑफर कर रहे हैं गॉड को। सोसाइटी, तो सोसाइटी जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इसमें भी सोसाइटी को कई हायरार्की में इसमें डिवाइड किया गया था, जैसे अपर, मिडिल एंड लोअर। तो अपर क्लास में कौन आता था? जैसे रॉयल फैमिलीज, यानी जो किंग की जो फैमिली है, रॉयल फैमिली उसमें आ गई। प्रीस्ट, यानी ये जो जिगुरेट्स होते थे, उनकी जो वहाँ पे रखवाली करते थे, वहाँ पे पूजा जो करवाते थे, तो वहाँ उस एरिया में रहने वाले प्रीस्ट, हायर ऑफिशियल्स, जो वहाँ पे ऑफिसर्स है, वो वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, वो भी आते थे अपर क्लास में। और जैसे जो राइटर्स होते थे, उस समय उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि हमें वहां से कई सारी स्क्रिप्ट मिली है। तो इसी वजह से वहां पे ये जो राइटर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, इनको भी रॉयल की तरह ट्रीट किया जाता था। अब मिडिल क्लास में कौन आता था? जैसे फार्मर है, जो खेती किसानी कर रहा है। आर्टिसन, जो लोअर ग्रेड के आर्टिसन है, जो ट्रेडर हैं, वो भी मिडिल क्लास में आ जाएंगे। और लोअर क्लास में कौन आता था? स्लेव्स, ये जो अपर क्लास होते थे, जैसे रॉयल फैमिलीज, इनके घर पे नौकर चाकर का काम करते थे। किंग एंड हिज गवर्नमेंट, तो किंग जो होता था वो हेड ऑफ द स्टेट होता था। जैसे कि राजा जो होता है वो अपने जो स्टेट है उसका हेड होता है। और जितने भी रिलीजियस जो राइट्स होते थे, किंग के पास ही हुआ करते थे। जैसे कि कोई मेन सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाना, उसमें किंग पार्टिसिपेट करता था। और ये जो किंग था, ये ऑफरिंग कलेक्ट करता था। ऑफरिंग मतलब जैसे कि एक ट्रेडर है, अगर उसने ज्यादा उन्होंने पैसे कमाए ट्रेड करके, तो उसमें से वो अपना कुछ जैसे टैक्स है वो देता था। और टैक्स के अलावा वो जो गिफ्ट दे रहा है किंग को, उसे हम ऑफरिंग कहते हैं। टैक्स अलग चीज है, ऑफरिंग अलग चीज है। ऑफरिंग हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं, कि मतलब अगर आपको नहीं करना है मत करो, ये नेसेसरी नहीं होता। जैसे कि हम अगर मंदिर जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे जाके प्रसाद चढ़ाएं या चढ़ावा चढ़ाएं। तो टैक्स जो होता है, तो वो होता है नेसेसरी। जैसे कि फार्मर है, तो फार्मर ने जो उसने खेती किसानी से उगाया और कमाया, तो उससे उसमें से कुछ राजा को नेसेसरी देना पड़ता था, कुछ पार्ट। पर अगर उसने ज्यादा कमाया है और अगर वो राजा को ऑफर करना चाहता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑफरिंग। तो राजा ये ऑफरिंग भी कलेक्ट किया करता था लोगों से। और ये जो किंग था, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते थे, यानी ये जो ट्रेडर्स जो ट्रेड किया करते थे, तो उसमें भी उनके जो लेखा जोखा होता था, वो ध्यान से देखता था कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही, कहीं ये मुझे टैक्स तो कम नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें ये किंग देखा करता था। और इसका काम ये भी था कि वो अपनी सिटी जो है, अपना स्टेट जो है, वो इन्वेडर से डिफेंड कर सके। कि वो ये भी ध्यान देता था कि कोई इन्वेडर हमारे यहाँ पे इन्वेड तो नहीं करने आ रहा। तो उसके वही अपहोल्डर ऑफ लॉ था, यानी उसी के पास पूरा लॉ था। मतलब जैसे कि अगर कोई भी इशू होता है, तो लोग किंग के पास जाएंगे अपनी इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये जो किंग होता था, जैसे कि टू सिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि वाटर के लिए या फूड के लिए, तो इन सब रिसोर्सेज के लिए कभी कभी एक दो सिटीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने का राइट भी किंग के पास ही हुआ करता था। रिलीजन, रिलीजन में मेसोपोटामियन पीपल जो थे, वो नेचर को वर्शिप किया करते थे। तो मेसोपोटामियन रिलीजन जो था, वो मेनली नेचर पे बेस्ड था। तो वहाँ जो लोग थे, वो सन, मून, रेन,
क्लाउड, स्काई, लैंड, फायर, इस टाइप की ये जो नेचुरल फीचर्स होते हैं इनकी वर्शिप किया करते थे। तो ये जो नेचुरल फीचर्स होते हैं इनके बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं। तो जैसे सन, तो सन अगर नहीं होगा तो हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सन का वर्शिप स्टार्ट किया। अब मून, तो मून की अगर हम मून का इम्पोर्टेंस देखें तो मून हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन करके रखता है। हमारे अर्थ पे जितने भी सीजन्स में चेंजेस होते हैं ये सारे मून की वजह से ही होते हैं। मून ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मून की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मून को भी अपने रिलीजन में ऐड किया है। तो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा जैसे अर में, तो अर में इन्होंने अर का जो वहाँ पे पेट्रन गॉड है वो कौन है, मून गॉड नाना जिनको बोलते हैं, तो उनका वहाँ पे जिगुरेट है। रेन, अगर रेन नहीं होगी तो जो क्रॉप्स होते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए सफिशिएंट पानी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सब जो नेचुरल फीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से इनको रिलीजन में कंसिडर किया गया है। तो ये गॉड को ऑफरिंग भी किया करते थे, जैसे कि वो सैक्रिफाइसेस दिया करते थे, उनको कई सारी चीजें ऑफर करते थे, चाहे वो लैंड का पीस हो सकता है, चाहे वो कुछ ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कई सारी चीजें वो ऑफर किया करते थे। और वो कुछ सैक्रिफाइसेस इसलिए भी किया करते थे कि वो नेचुरल कैलामिटी को टाल सकें, जैसे कि फ्लड है, स्टॉर्म है, ये सारे नेचुरल कैलामिटी की वजह से इनकी इकोनॉमी में, इनके ट्रेड एंड कॉमर्स में और इनके जो एग्रीकल्चर में कई सारे नुकसान हो सकते थे। इसी वजह से कई सारे सैक्रिफाइसेस भी किया करते थे कि नेचुरल कैलामिटी ना आ जाए। तो प्रीस्ट जो थे वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव किया करते थे। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये जो हेवनली बॉडीज होती जैसे सन, मून, ये स्टार्स और प्लैनेट्स, इन सब की पोजीशन को देख के ये जैसे कि गॉड की जो चाहते होती हैं, जैसे कि गॉड को ऑफरिंग चाहिए या या तो हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए, ये सारी चीजें देखा करते थे। और एस्ट्रोलॉजी से एक और काम होता है कि डेट सेट कर सकते हैं हम उसे, जैसे कि टैक्स कलेक्शन की भी एक पर्टिकुलर डेट होती है, तो वो हम एस्ट्रोलॉजी से सेट कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से जैसे जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपने सुना होगा ना अपने पेरेंट्स से कि जैसे पूर्णिमा है, एकादशी है, तो ये सारे मून के जो फेजेस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हिंदी में पूर्णिमा, एकादशी। तो इन सब में पूजा भी होती है। तो ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी ही तो है। तो ये एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम लोग फेस्टिवल का भी जो डेट होता है वो फिक्स करते हैं। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। जैसे कि और सारी भी सिविलाइजेशन है, चाहे इजिप्शियन ले लीजिए, चाइनीज ले लीजिए, ये खुद मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब में इन सब में जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो मेन एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही फूड प्रोड्यूस होता है और एग्रीकल्चर की मदद से ही जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो भी फ्लरिश होगा। तो सबसे पहला ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वीट ये मेसोपोटामियन रीजन में ही कल्टीवेट किया गया था, और बार्ले, पल्स, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी भी चीजें वहाँ के लोग कल्टीवेट किया करते थे। जैसे जो डेट्स होते हैं, ये डेट्स डेजर्ट वाले रीजन में होते हैं। ये जो मिडिल ईस्ट है ये अपने डेजर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो फर्टाइल क्रीजेंट है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे तो वाटर की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। पर अगर आप ये जो फर्टाइल क्रीजेंट के अगर आउटस्कर्ट्स में देखें, आप उसके सराउंडिंग्स, अगर आप उसके थोड़ा बाहर जाएं तो वहां पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। तो डेजर्ट के बीच बीच में ओएसिस होते हैं। तो ओएसिस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डेजर्ट है, तो डेजर्ट के बीच बीच में स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी होती है। तो उन्हीं ग्रीनरी में थोड़ी बहुत डेट्स और ये जो पाम होता है वो होता है। तो ये अगर आपने कभी मिडल ईस्ट का अगर सैटेलाइट इमेज देखा होगा तो उसमें आपको कई सारी जगह ऐसे स्पॉट्स मिले होंगे जो कि ग्रीनरी से हरे भरे होंगे, तो उसमें डेट्स होते हैं। तो जैसे ये डेट्स खाया करते थे, कॉर्न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें कल्टीवेट किया करते थे। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर में टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के जो वैली है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पूरे साल भर है, जिससे कि ये जो क्वालिटी है क्रॉप्स की वो अश्योर हो जाती थी। तो ये क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया करते थे एज पर क्वांटिटी। पर इनके यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी थी
और इनकी लैंड इतनी फर्टाइल थी, तो इसी वजह से इनके पास क्वांटिटी भी ढेर सारी हुआ करती थी। फील्ड को प्लग किया जाता है, तो फील्ड जैसे कि जो डेली यूज की चीजें होती थी मेटल की बनाई जाती थी, तो मेटल से ये लोग हल भी बनाया करते थे जिससे खेत को जोता जाता है। तो खेत जोतना क्या होता है कि जैसे कि खेत में जो हल हम चलाते हैं, तो हल चलाने से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो थोड़ी एयरी हो जाती है, सॉइल में हवा घुसती है, जिससे कि उन्होंने जो क्रॉप के जो सीड्स डाले हैं वो अच्छे से एयरेबल हो और अच्छे से ग्रो हो सके। तो उसके लिए हम ये प्लग करते हैं। तो ये उस समय प्लगिंग की भी टेक्नोलॉजी आ गई थी। और उस समय और भी कई सारे ऑक्यूपेशंस थे, जैसे पॉटरी, वीविंग, ग्लास मेकिंग और वर्किंग विथ मेटल। ये और भी कई सारे ऑक्यूपेशंस थे। पॉटरी, हमें वहां से कई पॉटरीज मिली हैं जिसमें ये अपना जो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही थी वो अपने घरों में स्टोर किया करते थे। वीविंग, वीविंग हमें वहां से कई सारे क्लोथ्स मिले जो वहां के लोग पहना करते थे, उनके ग्रेवयार्ड से मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन्हें वीविंग भी आती थी, क्योंकि वीविंग के बिना क्लोथ बनाना पॉसिबल है ही नहीं। ग्लास मेकिंग, ग्लास मेकिंग जो होता है ये सिलिका से बनता है ग्लास। तो ये सिलिका किसमें मिलता है, ज्यादातर ये सैंड में मिलता है। तो ये जो फर्टाइल क्रिजेंट है और ये इराक वाला रीजन है, तो यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स भी हैं जहाँ से हमें सैंड आराम से मिल जाएगी। तो सैंड्स में से वहाँ के लोग सिलिका कलेक्ट किया करते थे और वो सिलिका का ये ग्लास बनाया करते थे। तो ग्लास मेकिंग भी एक मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है। वर्किंग विथ मेटल, तो उस समय स्मेल्टिंग ऑफ मेटल एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल की भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिसकी मदद से डिफरेंट चीजें बनाया करते थे। जैसे कि हमने अभी हल के बारे में बात किया, तो हल ये जो होते थे ये मेटल के बना करते थे। तो उस समय मेटल की कई सारी चीजें बना करती थी। और जैसे और भी कई सारे ऑक्यूपेशंस होते, तो ऑक्यूपेशन में चाहे वो ट्रेडर्स हो जाएं, चाहे वो ऑफिसेस में वर्क करने वाले अकाउंटेंट्स हो जाएं, और वहाँ पे जो वर्कर्स होते थे वो, और राइटर्स। तो राइटर्स का भी मेन ऑक्यूपेशन, राइटर्स भी वहाँ पे बहुत सारे हुआ करते थे कि जैसे ये एपिक्स लिखे जा रहे हैं, ये लेखा जोखा लिखा जा रहा है, तो इसके लिए अलग से राइटर्स अपॉइंट होते थे। और इनकी जो सोसाइटी में हायरार्की है और इनकी जो पोजीशन है बहुत ही अपर क्लास होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड एंड कॉमर्स में ये जो मेसोपोटामियंस थे बहुत आगे थे। ये अदर सिविलाइजेशन से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया करते थे और उससे अपने यहाँ प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके अपने यहाँ के लोकल मार्केट्स में बेचा करते थे। जैसे कि इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ बहुत अच्छा ट्रेड था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये क्या किया करते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रॉ मटेरियल जैसे कि वूल मंगाया करते थे, कॉटन मंगाया करते थे और पॉटरी वगैरह, ये सारी चीजें वो वहां से मंगाते थे और यहाँ पे अपने यहाँ प्रोसेस करके फिर वो अपने मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में बेचा करते थे। और इनमें क्वालिटी चेक बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और ये जो अकाउंट होता था, लेखा जोखा होता था ट्रेड्स में, कि आपने यहाँ से कितना सामान इंपोर्ट किया, उसके लिए आपने कितना पैसा दिया, तो उन सबका अकाउंट मेंटेन किया जाता था, उन सबका रिकॉर्ड, जिससे कि वो किंग को शो कर सके कि हमारा आखिर बिजनेस चल कैसा रहा है। क्योंकि किंग बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए आते थे, उनके ये जो अकाउंट्स, ये जो क्ले टैबलेट पे लिखे जाते थे, ये किंग के पास जाते थे चेकिंग के लिए। तो इसी वजह से इनको अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन करना नेसेसरी हो जाता था। और हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कुछ साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी हमें सील्स मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन में ब्रिस्क ट्रेड था। ब्रिस्क मतलब कि काफी फास्ट फॉरवर्ड ट्रेड था, यहाँ पे बहुत बढ़िया से ट्रेड हुआ करता था। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।